ऑल राइट, तो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 12 की ओर, जो कि है रिसर्च बेसिक्स फॉर टीचर्स। तो ये रिसर्च बेसिक्स फॉर टीचर्स का फंडा क्या बोलता है, शिक्षकों के लिए जो भी रिसर्च हो रही है उसके लिए क्या क्या मूल बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसको लेकर होने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर अगर अपन बात करें, एजुकेशनल रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक टूल है। देखो, जितनी बार भी मैं साइंटिफिक वर्ड को यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसके होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है या उनके होने के पीछे कुछ आधार हैं, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने में यहां पर क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर जो भी आपके यहां पर ये साइंटिफिक टूल और जो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, ये पक्का है कि आप एक आने वाले टाइम में एक अच्छे टीचर के रूप में जरूर उभर के आएंगे। पहला बात करते हैं अपन यहां पर, जो कि है एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है। तो एजुकेशनल रिसर्च का मतलब और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो आपके टीचिंग लर्निंग और स्कूल फंक्शन को क्या करते हैं, स्कूल फंक्शनिंग को क्या करती है, इंप्रूव करने के लिए एजुकेशनल प्रॉब्लम की एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक इंक्वायरी होती है। यानी यहां पर मान लो कि ये पर्टिकुलर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर क्या इश्यू आ रही है, ठीक है, या वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, या कुछ दूसरे भी कारण हो सकते हैं। जरूर नहीं कि भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें आपके इश्यू आपको लगे, दूसरे भी बेरियर्स हो सकते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर क्या पता बच्चे उन चीजों को यहाँ पर जो है इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एजुकेशनल रिसर्च है उसका सीधा सा मतलब है कि जो भी टीचिंग है, लर्निंग है, स्कूल है, उनके जो भी कामकाज है उनको इंप्रूव करने के लिए जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम आ रही है ना, उनको कैसे अपन सिस्टमेटिक वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी जो इंक्वायरी होती है उसे कहते हैं अपन एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका मेन एम क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी इसका जो मेन एम है वो है न्यू थ्योरीज डेवलप करना। लेकिन हमारे लिए इसका मतलब है कि क्लासरूम की जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, उनको खोजना, मतलब जो भी प्रॉब्लम आई है अब उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो इसका जो मेन एम है ना अपना एजुकेशनल रिसर्च का, तो एजुकेशनल रिसर्च का मेन एम है कि क्लासरूम के अंदर जो भी रियल प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो खोजने हैं हमें, ठीक है। अब इसकी जो भी मुख्य विशेषताएं हैं उनको बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक को अपन कह सकते हैं कि यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, इस स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करता है। यानी जैसे कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आई है, यहां पर आप देखेंगे हाइपोथेसिस, फिर आपका डेटा कलेक्शन है और लास्ट में उसका कंक्लूजन यहां पर दे रखा है। यानी अपन कह सकते हैं कि यहां एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन और कंक्लूजन का जो है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम एक लेसन प्लान बनाकर हर चीज को एक के बाद एक स्टेप में करते हैं, तो रिसर्च में भी क्या होती है भाई, आपकी प्लानिंग होती है। देखिए, कोई भी क्लास को लेने से पहले क्या करते हैं हम लोग पहले उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं, भले वो लेसन प्लान को लेकर हो चाहे प्रॉब्लम को लेकर हो। तो ये यहां पर आता है सिस्टमेटिक कंसेप्ट। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, यानी वस्तुनिष्ठता क्या हो सकती है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि यहां एक पर्सनल ओपिनियन यानी व्यक्तिगत मतों के बजाय फैक्ट और एविडेंस पर आधारित होता है। यहां एक पर्सनल ओपिनियन के बजाय फैक्ट्स और जो भी एविडेंस होता है ना उस पर बेस्ड होता है। तो अगर यहां पर फैक्ट और जो भी यहां पर आपके कह सकते हैं फैक्ट और जो भी एविडेंस है, अगर वो नहीं हुए तो वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा, अगर वो हुआ तो उनको उस हिसाब से यहां पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये चीज आगे आपके सेकंड, जिसको ऑब्जेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है जिसको कहते हैं अपन एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब कह सकते हैं अपन अनुभवात्मक, ठीक है। अनुभवात्मक का मतलब क्या होता है भाई, तो यहां ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड डेटा का यूज करता है। ये क्या करता है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये ऑब्जर्वेशन को और एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा को क्या करता है, यूज करता है, ध्यान रख लेना। अब ऑब्जर्वेशन और इसकी बात करें तो यहां सिर्फ मानने के बजाय, सिर्फ मानना ही नहीं है इसका कि भाई एज्यूम करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, यह एक प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड है। हम कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट करवाएंगे और फिर उनके लर्निंग आउटकम का क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट बनवाएंगे, उसके बाद जो भी उन्होंने सीखा है ना अपन उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो होता है आपका एम्पिरिकल। ध्यान रखना क्या होता है, एम्पिरिकल। फिर आपका अगला आता है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब क्या होता है आपका, जिसको सत्यापन किया जा सकता है, सत्यापित। इसके रिजल्ट को हम रिसर्च द्वारा चेक और कंफर्म करेंगे। देखो यहां पर डेटा कलेक्ट किया, अब हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या वो डेटा एकदम सही है या नहीं है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, और वो आता है वेरीफाइबल। और लास्ट आता है आपका फिफ्थ, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेबल, यानी सामान्यकरण योग्य। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेबल का मतलब होता है सामान्यकरण योग्य।
इसके फाइंडिंग्स को सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है एक्शन रिसर्च को छोड़कर। यानी अगर मान लो कि मेरे स्कूल में एक नया टीचिंग मेथड सफल हुआ तो बाकी स्कूलों में भी उसे क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। लेकिन मैंने जो यहां पर रूल लागू किया या जो भी मेथड लागू किया वो सक्सेस नहीं हुआ तो मैं उसको दूसरी स्कूल में भी लागू नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर ये इनको सभी को मैं एक एग्जांपल के समझाता हूं। जैसे हम एक लेसन प्लान बनाकर हर चीज को क्रम से करते हैं तो रिसर्च में भी क्या होती है भाई, प्लानिंग होती है, तो यहां पर सिस्टमेटिक हो जाएगा। सेकंड, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो अगर 80% बच्चे मैथ में फेल हो रहे हैं और यहां एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है तो हमें यही कहना चाहिए कि शायद बच्चे लेजी हैं। यहां पर क्यों भाई, अगर टीचर पढ़ा रहा है और टीचर के पास में मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 में से मान लो 8 बच्चे यहां पर जो है फेल हो रहे हैं, तो यहां पर क्या कहा जाता है, 80% बच्चे मैथ में फेल हो रहे हैं, तो यह एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। हमें यह नहीं कहना कि भाई वहां पर जो बच्चे हैं वो लेजी है, हो सकता है कि हमारी साइड से कुछ गलती हो। बाकी अगर मान लो कि इतने 8 बच्चे एक साथ हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है, गलती हम में है कहीं ना कहीं, है ना। आगे थर्ड की बात करें जो कि होता है एम्पिरिकल के अंदर क्या हो सकता है भाई आपका, तो सिर्फ यहां मानने की बजाय कि भाई प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है, हम प्रोजेक्ट को करवाएंगे उसको, एक कोई प्रोजेक्ट मेथड लिया, अब उसको आप ऐसे मत मानो कि अच्छा है, आप उसको अप्लाई करो बच्चों के पास में, तो उसको अप्लाई करो। अगर हम प्रोजेक्ट करवाएंगे ना तो प्रोजेक्ट करवाने के बाद क्या होगा, उसका आउटकम आएगा और आउटकम से अपन क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, और ये चीज किसके अंदर आएगी, एम्पिरिकल के अंदर। फिर आता वेरीफाइबल, अब जो भी डेटा कलेक्ट हुआ आउटकम के दौरान तो उसको अब आप क्या करो, वेरीफाई करो। और लास्ट में अपन कहते हैं जनरलाइजेबल, यानी जिसको सामान्यीकरण कह सकते हैं अपन, सामान्यीकरण करना उसका, यानी अगर मेरे स्कूल के अंदर वो लागू किया और वो परफेक्ट आउटपुट हम दे रहा है तो इसके मतलब उसको दूसरी स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस रिसर्च के की कंसेप्ट क्या क्या हो सकता है बेटा, यानी अनुसंधान में मुख्य अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला यहां पर आता है जिसको कहते हैं अपन हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना कह सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, यह एक टेंसिटिव स्टेटमेंट यानी अस्थायी कथन है जो रिसर्च प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन बताता है जिसे टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। यानी यहां आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक टेंसिटिव स्टेटमेंट होता है जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन बताता है, इसे टेस्ट करने की जरूरत होती है, ये पॉसिबल आउटकम बताएगा, आपको ध्यान रख लेना, ठीक है, कि भाई ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया जा सकता है लेकिन वो फिक्स नहीं है, अस्थायी है, ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल के लिए अगर कहूं, यदि स्टूडेंट को विजुअल एड का उपयोग करके पढ़ाया जाए तो उनके स्कोर बढ़ेंगे। तो अगर हम पांचवी कक्षा को अगर मान लो गेमिफिकेशन यानी खेल खेल में पढ़ाने का उपयोग करके पढ़ाएं तो उनकी अटेंडेंस बढ़ सकती है। ये एक प्रकार से क्या, एक अस्थायी स्टेटमेंट है जो कि टेंसिटिव स्टेटमेंट के अंदर रखा जाता है। तो ये होता है आपका हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं अपन वेरिएबल को लेकर। अब देखिए सेकंड आता है जिसको कहते हैं अपन वेरीफाइबल, यानी वे फैक्टर जो चेंजेज या वेरी हो सकते हैं और जिन्हें मेजर या कंट्रोल किया जा सकता है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। यानी ये वो फैक्टर है आपके लिए जो चेंजेज या वेरी हो सकते हैं जिन्हें हम मेजर या कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ देखो, यहां पर सेकंड के अंदर कंसेप्ट को देखो, पहले विजुअल एड का उपयोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट के स्कोर जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज। अब कहना क्या चाह रहा है समझिए आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या कॉज के रूप में, यानी एक कारण के रूप में देखता है। देखो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जिन्हें जो रिसर्चर्स है वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लिख दिया आपने, या फिर उन्हें एक कारण के रूप में देखते हैं। तो ऐसे वेरिएबल क्या होते हैं भाई आपके, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम ऐसे वेरिएबल के रूप में जानते हैं जिन्हें जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है और उन्हें एक कारण के रूप में देखता है। हमारे उदाहरण में जैसे गेमिफिकेशन, तो क्योंकि हम इसे लागू कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक प्रकार से मैनिपुलेशन है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे जब अपन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो वो क्या हो सकता है भाई, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिन्हें मेजर किया जाता है, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है। भाई ये क्या था, इंडिपेंडेंट में क्या था कि भाई वो उसको मैनिपुलेट करता है और उसके जो भी कारण उनको जो है एक कारण के रूप में देखता है, कौन, रिसर्चर। लेकिन यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, तो इनको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इन पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या करते हैं, इफेक्ट, इन पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होता है। हमारे उदाहरण में अगर अपन देखें तो स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है ना, क्योंकि हम इसी बदलाव में देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट की जो बदलाव है तो वो आप स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसमें होने वाला बदलाव क्या, एक प्रकार का डिपेंडेंट वेरिएबल के कंसेप्ट में आएगा। तो ये चीज आपकी होगी यहाँ पर वेरिएबल के अंदर, किसके अंदर आ गई भी, वेरिएबल के अंदर आ गई आपके। अब देखिए अगला आता है आपका पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन। और इसके बाद में जो भी सैंपल्स है, तो पॉपुलेशन क्या है देखिए,
इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट का वहां एंटायर ग्रुप जिसके बारे में कंक्लूजन निकालना है। इंडिविजुअल या फिर पूरे एक ऑब्जेक्ट का एंटायर ग्रुप होता है जिनके बारे में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई यहां पर क्या करता है, कंक्लूजन निकालते हैं। यानी कह सकते हैं अपन जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन का कंसेप्ट, किसी सिटी के ऑल क्लास 10 के स्टूडेंट्स, यानी वहां एंटायर ग्रुप जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जैसे पूरे शहर के 5वीं कक्षा के सभी छात्र, अपन अगर मान लो ऐसा कहें तो वो एक प्रकार से क्या है, उसका पॉपुलेशन है। लेकिन नमूने यानी सैंपल के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉपुलेशन का एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सबसेट जिसे रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया जाता है। यानी पॉपुलेशन पूरी की पूरी बात की थी, तो पॉपुलेशन का वहां एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे शहर के सिर्फ 3 स्कूलों के 5वीं के छात्र, एक तो हमने क्या कहा था, पूरे शहर के क्लास 10th के छात्र मान लो। अब यहां पर मैं कहूं कि उन पूरी क्लास में पूरी सिटी में से सिर्फ 10 अलग स्कूलों के जो है बच्चों के जो डेटा कलेक्ट करो, तो वो क्या है, उसका सैंपल है, नमूना है आपका। ओके, अब बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट को लेकर, सैम्पलिंग टेक्निक्स, अनुसंधान विधियां क्या हो सकती है, या क्या कह सकते हैं इसको, कैसे कैसे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला देखो, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है आपकी। रैंडम सैम्पलिंग मतलब एवरी मेंबर को सिलेक्शन का इक्वल चांस मिलना चाहिए, जितने भी आपके मेंबर है उनको सिलेक्शन के लिए इक्वल चांस मिलता है। फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी स्तरीकृत प्रतिचयन क्या हो सकता है, पॉपुलेशन को ग्रुप यानी स्ट्राटा में डिवाइड करना और फिर ईच ग्रुप से रेंडमली सेलेक्ट करना। देखो पूरी पॉपुलेशन है, उसको पूरा आप क्या करो, अलग अलग ग्रुप में बांट दो, फिर उनमें से रेंडमली यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं अपन, रेंडमली डेटा को सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपका किस में आता है, स्ट्राटाफाइड सैंपलिंग यानी स्तरीकृत प्रतिचयन में। पॉपुलेशन को ग्रुप में यानी स्ट्राटा में डिवाइड करना, ग्रुप मतलब स्ट्राटा के अंदर डिवाइड करना, और उससे फिर प्रत्येक ग्रुप से रेंडमली कुछ डेटा को सेलेक्ट करना, वो आता है इसके अंदर। और रेंडमली के अंदर क्या होता है, प्रत्येक मेंबर से अपन इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं डेटा को, ध्यान रख लेना। अब बात है हमारे पास रिसर्च टूल एंड मेथड्स, अनुसंधान उपकरण और विधियां क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आता आपका क्वेश्चनरीज यानी प्रश्नावली। लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डेटा कलेक्ट करने के लिए अपन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपके किसके अंदर डालते हैं, तो वो आपके डालते हैं किसमें, क्वेश्चनरीज के अंदर, ध्यान रखना, रिसर्च टूल के अंदर। फिर सेकंड आता है इंटरव्यू। देखो बहुत सारी ऑडियंस है, अब उनके अंदर मान लो कि हमने उनको एक प्रश्नावली बना के दे दी, तो वो सभी अपने सबमिट करेंगे, तो बड़ी मात्रा में अपन जो क्या कर सकते हैं, ऑडियंस से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। फिर आता है सेकंड आपका इंटरव्यू मतलब जिसको साक्षात्कार कहते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन या वर्टिकल इंटरेक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरव्यू। भाई फेस टू फेस कैंडिडेट से अपन मिल सकते हैं, उनसे बातें पूछ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, यानी सिस्टमेटिकली वॉचिंग, व्यवस्थित रूप से देखना, और रिकॉर्डिंग यानी अभिलेख करना इवेंट को या बिहेवियर को सिस्टमेटिकली देखना और उसको रिकॉर्ड करना, किस में आता है, ऑब्जर्वेशन में। फोर्थ आता है आपका टेस्ट यानी जिसको परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड को मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड या टीचर मेड टूल्स जो होते हैं वो आपके किसके अंदर है, टेस्ट। अब भाई जो नॉलेज या फिर आपके पास में जो भी टीचर ने आपको स्किल्स आपको सिखाई है या फिर जो भी आपको चीजें सिखाई गई हैं, तो अब उसको मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टैंडर्ड बने हुए पहले से, ठीक है, टीचर मेड टूल्स। भाई मैं यहाँ पर हो सकता हूँ असेसमेंट ले सकता हूँ या फिर आपके लिए कोई क्लास टेस्ट ले लो। इससे क्या होता है, मुझे ये पता चलेगा आपको कितना नॉलेज शेयर किया गया था और उसमें से कितना आप सीख पाए हैं। अब आते हैं अनुसंधान की विधियां यानी रिसर्च मेथड जिसको कहते हैं। तो रिसर्च मेथड के अंदर अपन ध्यान से देखते हैं पहला जो कि एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है भाई, आपका फोकस इसका जो होता है एक्शन रिसर्च जो होता है इसका फोकस या हमारी जो क्लासरूम या जो स्कूल की इमीडिएट कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करने पर फोकस करता है। इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी क्लासरूम या स्कूल सेटिंग्स को सॉल्व करने पर ये क्या करता है, फोकस करता है। इमीडिएट प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना, उसको ये क्या करता है, सॉल्व करता है। इसका नेचर जो होता है वो लोकल, साइक्लिकल और टीचर फोकस्ड होता है। इसका गोल जनरलाइजेशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम की सॉल्विंग पर होता है। नेचर के अंदर देखें तो यहां एक लोकल और साइक्लिकल यानी कंटिन्यू घूमने वाला या चलने वाला या फिर टीचर फोकस्ड होता है। इसका लक्ष्य कोई बड़ा सिद्धांत बनाना नहीं है, ध्यान रखना। जनरलाइजेशन मतलब कोई सिद्धांत नहीं बनाता ये यहाँ पर, बल्कि वहां पर जो प्रॉब्लम है ना उसको खोजना है, इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो कोई एक क्लास है, उस क्लास में 7वीं का कोई छात्र है, लंच ब्रेक के बाद पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है, तुरंत लंच के बाद 5 मिनट की माइंडफुलनेस एक्टिविटी को शुरू करके इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। बच्चे खाने खाने के बाद, मान लो कोई बच्चा है वो खाना खाने के बाद पढ़ता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता, तो अपन कह सकते हैं कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करो जिससे उस बच्चे का कनेक्शन आपके साथ में आ जाए।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है भाई, वर्णनात्मक यहाँ पर कह सकते हैं इसको अनुसंधान, यानी इसमें क्या होता है भाई, इसका फोकस होता है वो आपके करंट सिचुएशन का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन निकालना होता है भाई। आपकी जो सिचुएशन है अभी वो क्या है, व्हाट इज का अपन कह सकते हैं एक्यूरेट यहाँ पर, यानी स्कूल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट है, उनका जो हैबिट है उनको सर्वे करना, और इसका जो उद्देश्य है ना, उसके कारण या उसके प्रभाव को जानना नहीं है, बल्कि ये जानना होता है कि भाई कितने छात्र रोज पढ़ रहे हैं, तो वो चीज इसके अंदर आती है, आपके ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला अपन यहां पर एग्जांपल के लिए थर्ड का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसमें क्या होगा भाई, एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यानी यह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाता है, यानी एक वेरिएबल का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां देखते हैं। जस्ट अपने एक एग्जांपल की बात करते हैं इसमें भाई, हम दो ग्रुप बनाते हैं, मान लो ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 और एक बनाए हमने ग्रुप 1, और उस ग्रुप 1 को हमने ट्रेडिशनल लेक्चर से हम पढ़ाते हैं उसको, और ग्रुप 2 को हम इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं। फिर दोनों का फाइनल स्कोर से कंपैरिजन करते हैं, तो वो चीज आपके किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अपन कंटिन्यू करें तो वो होता है आपका एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च, यानी अनुसंधान के अंदर नैतिक विचार क्या हो सकते हैं। तो देखो, रिसर्च एथिक्स उन स्टूडेंट्स को संदर्भित करती है, उन स्टैंडर्ड्स को संदर्भित करती है जो रिसर्चर्स को राइट कंडक्ट के लिए गाइड करती है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि जो रिसर्च करते समय हमें कौन कौन सी जो उनके रूल्स या जो भी राइट्स हैं, उनके अधिकार जो हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको कैसे क्या यूज करना चाहिए, उसको लेकर यहां पर जो है गाइड करती है आपकी कौन, रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स बताएगी आपको, जो कि रिसर्चर्स के लिए राइट कंडक्ट के लिए क्या करती है, प्रॉपरली गाइड करती हैं। पहली अगर अपन बात करें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है जिसको कहते हैं सूचित सहमति, यानी पार्टिसिपेंट, यानी जो भी प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के पर्पज और रिस्क के बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करना और उनकी वॉल्यूंटरी परमिशन यानी स्वैच्छिक अनुमति लेना। यहां से ये कह सकते हैं कि रिसर्च को शुरू करने से पहले पार्टिसिपेंट को अध्ययन के उद्देश्य और किसी भी संभावित जो कि मैंने पर्पज या जो भी रिस्क है उसके बारे में आपको क्लियरली उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उनकी पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी खुद की इच्छा के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए आपको पहले ही बताना होगा कि आप उनकी किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, और फिर उनकी या उनके माता पिता की लिखित सहमति भी लेनी होगी, तो ये चीज आपकी इसके अंदर आती है। सेकंड आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी या एनोनिमिटी के अंदर अगर बात करें तो ये होता है आपकी गोपनीयता, यानी पार्टिसिपेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना और आइडेंटिफाई को हाइड करना। ऐसा नहीं कि भाई सभी के सामने आप उसको बता दें पहले, ठीक है, ये आपके इसके अंदर आ रही है। एग्जांपल के लिए मान लो रिसर्च पेपर में किसी भी छात्र का नाम या उसका जो भी रोल नंबर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें कोड नेम आप दे सकते हैं कि भी पार्टिसिपेंट एक्स है या स्टूडेंट 3 है, ऐसा कुछ आप कोड नेम से आप उसको विचरित कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका नो हार्म, यानी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेंट को फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ आता है आपका इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी इसको कह सकते हैं ईमानदारी और वस्तुनिष्ठता, यानी डेटा को मैनिपुलेट ना करना और होनेस्ट रिपोर्ट, एकदम ईमानदारी से आपको जो भी उसका रिजल्ट है वो उन तक पहुंचाना है। तो ये सारी जो है आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति लेनी पड़ेगी आपको। सेकंड कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ईमानदारी और वस्तुनिष्ठता आपके पास होनी चाहिए। अब हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एजुकेशनल रिसर्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम और विद्यालय संचालन में सुधार करना, टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल फंक्शनिंग। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। जो भी स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो टीचिंग की, लर्निंग की, या जो भी स्कूल फंक्शनिंग है उनको मेंटेन या इंप्रूव करना। दूसरा प्रश्न है आपका, अनुसंधान यानी रिसर्च की वह विशेषता क्या है जो यह बताती है कि व्यक्तिगत मतों यानी पर्सनल ओपिनियन के बजाय तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये कौन बताता, ये बताता आपके कौन सा, तो वो बताता वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। ध्यान रखना कौन सा है, ऑब्जेक्टिविटी। ये कहता है कि जो पर्सनल ओपिनियन है उसके बजाय जो तथ्य है ना, फैक्ट्स, उनके ऊपर आधारित रहना चाहिए। थर्ड आपका आता है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का मुख्य फोकस किस पर होता है। एक्शन रिसर्च का मुख्य फोकस किस पर होता है भाई, तो इसका फोकस होता है किसी विशिष्ट और स्थानीय समस्या का तत्काल समाधान खोजना। कोई स्पेशल, मान लो कह सकते हैं कोई इमीडिएट सॉल्यूशन किसी के बारे में स्पेसिफिक, या जो लोकल प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी स्पेसिफिक या जो लोकल प्रॉब्लम होती है उसका इमीडिएट प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या करना, फाइंड करना होता है। चौथा प्रश्न है आपका, रिसर्च एथिक्स के तहत सूचित सहमति का क्या अर्थ होता है। रिसर्च एथिक्स के तहत आपको यानी जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ना, आपको लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। उन्हें अध्ययन के उद्देश्य और जोखिम के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना और उनको स्वैच्छिक अनुमति लेना, ये आपके किसके अंदर आती है, रिसर्च एथिक्स के इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर।
अगला आता है अनुसंधान में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को सबसे अच्छे ढंग से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो अनुसंधान में जो हाइपोथेसिस या परिकल्पना होती है उसको कैसे अपन कह सकते हैं। तो देखो, समस्या का एक अस्थायी परीक्षण योग्य समाधान करना, जो भी समस्या है उसका अस्थायी और परीक्षण योग्य समाधान कथन, ये आपका इसके अंदर आता है, हाइपोथेसिस के अंदर। छठा प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है तो वे मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं। या अगर कोई जो शिक्षक है वो ऑब्जर्वेशन को एक टूल्स के रूप में यूज कर रहा है तो वो मुख्य रूप से क्या कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है भाई, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देख रहा है और उनको दर्ज करना है। तो ये उसका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसमें एग्जाम्पल को बताने से आपको और ज़्यादा इजीली जो है इनको समझने में हेल्प मिली होगी। और इसी प्रकार आप अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। चलिए, और वीडियो को जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। हमने आपके लिए कंटिन्यूसली जो है ये प्लेलिस्ट अपलोड की है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर।